डेमोग्राफी चेंज हो रही है इस इलाके की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यानी मुसलमानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आदिवासियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। नाव से कुछ लोग आ रहे हैं जी। और कह रहे हैं कि ये देखिए बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस गए हैं, नाव अच्छा। से आ रहे हैं। वो देखिए हमारे कैमरे की तरफ भी देख रहे हैं। अच्छा, डिफेंस सिस्टम बहुत जबरदस्त है हम ये। ये कहना चाहते हैं कि भाई तुमको जब साफ साफ मालूम है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए दाखिल हो रहे हैं, हम्म। तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? यहाँ के लोग बांग्लादेशी गाना सुनते हैं। अच्छा। बांग्लादेशी गाना सुनते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हों। बताइए, अगर कोई अंग्रेजी गाना सुनता है, इसको हम वेस्टर्न घोषित कर दें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और आपके चैनल में भी ये वीडियो जा रहा है, इसलिए आपकी तरफ शुक्रिया, से भी बहुत बहुत स्वागत कर शुक्रिया। सकते हैं आपके ऑडियंस को। बहरहाल हमारा जो मुद्दा है आज का वो ये है कि यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं, साहिबगंज के, पाकुड़ के मुसलमान, खास तौर पे शेरशाहबादी कम्युनिटी, क्या ये लोग घुसपैठिए हैं, बाहर से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं? बहुत ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। तो हम सलमान ताहिर जी से भेंट करने के लिए आए हैं और उनसे पूछने के लिए आए हैं, क्योंकि वो इस मुद्दे पर लिख चुके हैं, एक लेख लिखे हैं और सोशल मीडिया पर वो वायरल भी हुआ था, और इस मुद्दे पर वो गहरी नज़र भी रखते हैं। इसलिए हम कुछ सवालात लेकर के उनके सामने आए हैं। तो हमारा उनसे पहला सवाल ये है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है इस इलाके की, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यानी मुसलमानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आदिवासियों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। इस आरोप की सच्चाई क्या है, वो आप बताएं। देखिए, संथाल परगना में और खास करके साहिबगंज और पाकुड़ के क्षेत्र में, यहाँ पर काफ़ी संख्या में मुसलमान बसते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि सामने चुनाव भी है, तो बीजेपी वालों ने और उनकी समर्थित मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, जी। एकदम पूरे ज़ोरों शोर से एक नया मुद्दा उठाया है। और उनके कहने के अनुसार यहाँ पर संथाल परगना में और ख़ास करके साहिबगंज और पाकुड़ में आदिवासियों की संख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उनकी ये बात कितनी सच है, ये हम आपसे बयान करेंगे अभी। जैसा कि वो लोग कहते हैं कि पहले आदिवासियों की संख्या यहाँ पर 44 और कुछ कुछ लोग 46 बोलते हैं, कुछ लोग 44 बोलते हैं, परसेंट की आबादी थी। फिर ये घट करके 28% हो गई। अच्छा। और मुसलमानों के बारे में बोल रहे हैं कि ये 35% तक बढ़ गए हैं। अच्छा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? असल में 1951 से 1991 तक, 1951 से 1991 तक, इसमें वाकई आदिवासियों की संख्या घटी है, घटी नहीं है बल्कि वृद्धि दर में कमी आई है। इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे कि आपका उनके गलत खान पान की वजह से कहा जाता है, और उनकी स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो सही नहीं होने की वजह से, और भी कई कारण है जिनकी वजह से उनकी वृद्धि दर में काफ़ी कमी आई है। और यहाँ पर हिंदुओं की संख्या बढ़ी है। जैसे पहले वो थे तकरीबन 44% के आसपास, अभी उनकी संख्या हो गई है 49%, 44 से 49%। 49% तक। और आपका 1951 से 2011 तक, इसके बीच हिंदुओं की आबादी तकरीबन 24 लाख तक बढ़ी है। 24 और लाख जी, और मुसलमानों की जो संख्या है ये तकरीबन 12-13 लाख के आसपास। मतलब मुसलमानों से डबल है। जी। और आदिवासियों की संख्या 8 लाख के आसपास बढ़ी है। अच्छा। तो 8 लाख, 12 लाख, 24 लाख। जी, ऐसा नहीं है कि उनकी जनसंख्या घट गई है, बढ़ी है, लेकिन वृद्धि दर में कमी आई है। मुसलमानों की वृद्धि दर में ज्यादा है, हिंदू भी बढ़े हैं, लेकिन उनकी नजर सिर्फ मुसलमानों पर है। और परसेंटेज की जहां तक बात आई, तो फिर जब अनुपात हम निकालते हैं तो फिर वो हिंदू हो गया 49%, मुसलमान हो गए 22%, और आदिवासी जो है उनकी परसेंटेज घट करके नीचे आई, 28% हुई। तो एक होता है जनसंख्या में वृद्धि, एक होता है परसेंटेज में वृद्धि। दर तो में। जी, दर में, अनुपात में जब आया तो फिर आदिवासियों की संख्या उसमें घटती नजर आई। हालांकि आबादी नहीं घटी है, वृद्धि दर में कमी आई है। और दूसरे मुसलमान हो या फिर हिंदू हो, दोनों की वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है। तो ये कहना कि यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बढ़ी है और आदिवासियों की संख्या घट गई है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। गोया के टॉपिक तो ये मुद्दा ये होना चाहिए कि तीनों कौमें, कम्युनिटीज़ बसती हैं, तो सबकी अलग अलग वृद्धियां आप दिखाएं। जी,
तो सिर्फ दो लोगों को दिखाने का क्या मकसद है, ये थोड़ा सा हमको भी अजीब सा एक लगता है। मजेदार बात है इसमें, हम आपको बताते हैं। जैसे 1951 में जब जनगणना उस वक्त जो हुई थी, तो उस वक्त हिंदुओं की जो परसेंटेज उसमें दिखाया गया था, हिंदुओं का परसेंटेज उसमें 88 से तकरीबन 90 के बीच में, कुछ लोग 88 बताते हैं, कुछ लोग 90, और 22% की गिरावट दिखाते हैं हाल फिलहाल 2011 की जनसंख्या गणना में। अच्छा। ये क्यों? क्योंकि उस वक्त यानी कि 1951 में जो जनगणना हुई थी, तो उसमें आदिवासियों के लिए अलग से कोई खाना था ही नहीं, अलग से कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऑप्शन है। वो लोग हिंदुओं के बीच में आ गए, हिंदुओं की गिनती में आ गए। आज भी तो सरना धर्म जी जो बिल पास हुआ है विधानसभा के अंदर, वो हेमंत सोरेन ने पास करके रखा है, लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिल रही है कि ये कोई धर्म है। जी तो सरना धर्म के नाम पर उनको जो है उसमें जो फॉर्म आता है धर्म का एक ऑप्शन होता है, जी सरना धर्म का ऑप्शन है ही नहीं। जी। इस बार 2011 में जब हुआ था पिछले लास्ट मर्तबा, तो इसमें वो लोग शरण या फिर अन्य में अन्य में, हाँ, लिखे अन्य थे। में लिखना पड़ता है। हालांकि 1951 में सिर्फ 6 धर्म कोड की जनगणना हुई थी, जैसे कि आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जी और जी। जैन और बुद्ध। तो ये कहना कि आदिवासियों की संख्या में भारी गिरावट आई है, या फिर वो लोग तो कहते हैं कि आदिवासी की संख्या घट गई है और धर्मांतरण करके मुसलमान हो गए हैं। बताइए। हाँ, तो ये सरासर बेबुनियाद बात है। चलिए, हमारा दूसरा सवाल है। आरोप लग रहा है कि पाकुड़ और साहिबगंज के कुछ कुछ इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के बस्ती बना रहे हैं, घर बसा रहे हैं, पूरा गांव आबाद हो रहा है और इस तरह से आबादी में वृद्धि हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ तक ये सच है? जी, जैसा कि कुछ बीजेपी के नेता और जो मीडिया है, गोदी मीडिया, बीजेपी समर्थित मीडिया, उन्होंने उनकी कुछ वीडियोस में मैंने देखा है, वो लोग बता रहे हैं कि बांग्लादेश से सटे हुए जो इलाके हैं, जैसे कि आपका मोतीपुर और शुभापुर, उनका कहना है कि इन रास्तों से होते हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए दाखिल हो जाते हैं साहिबगंज और पाकुड़ में। अच्छा। तो और इस तरीके से वो लोग कहते हैं कि ये रास्ते ऐसे हैं कि मोतीपुर से होते हुए वो लोग आ जाते हैं आपका मालदा, मालदा से फिर फरक्का मोड़, फिर वहाँ से राजमहल तक आ जाते हैं, अच्छा। ऐसा कहते हैं। और फिर उधर आपका शोभापुर जो है, उधर से होते हुए पाकुड़ में एंटर कर जाते हैं। तो अगर बात वाकई ऐसी है, तो बॉर्डर पे जो बीएसएफ है वो क्या कर रही है बताइए? बात तो उनकी सही तो जिम्मेदारी है वो, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि यहाँ पर बीएसएफ को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल हमारे देश के जवानों के बिल्कुल प्रदर्शन पर सवाल हो रहा है कि वो गाफिल है, जी, सो हम रहे तो हैं यही और कहेंगे। लोग पैदल चल के आ रहे हैं या हवाई जहाज में आ रहे हैं, उनको कुछ खबर ही नहीं है। हालांकि वो 24 घंटे तैनात रहते हैं, खुद कहते हैं वो वीडियो में, मीडिया वाले कहते हैं कि 24 घंटे तैनात हैं। और एक मजे की बात यह है कि यहाँ पर हमारे झारखंड में 2014 से 2019 तक यहाँ बीजेपी की हुकूमत रही है। फिर वो उस वक्त क्यों ये आवाज़ नहीं उठाए? ये आवाज़ अभी इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सामने इलेक्शन है। जी कुछ टर्म्स है जो इन्होंने लॉन्च किए हैं, जैसे लव जिहाद और लैंड जिहाद, इन शब्दों का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं। इन शब्दों के प्रयोग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, लव जिहाद और लैंड जिहाद? जी, लव जिहाद ये तो पूरे भारतवर्ष में इसका गलत प्रयोग किया जाता है इस टर्म का, और लैंड जिहाद का खुसूसन हम झारखंड में सुनते हैं, खुसूसन संथाल परगना में। असल में वो जो लव जिहाद के बारे में कहना चाहते हैं वो है कि बांग्लादेशी आते हैं बांग्लादेश से, पाकुड़ और साहिबगंज में शरण लेते हैं और फिर यहाँ के आदिवासियों से शादी करते हैं और उनकी ज़मीन को हड़प लेते हैं। अच्छा, लैंड जिहाद आदिवासियों का एक कानून है उनकी ज़मीन के लिए, जिसे एसटी टेनेंसी एक्ट इस तरीके से कुछ कहा जाता है। उनके लिए एक अलग से कानून है उनकी ज़मीन के लिए कि वो अपनी ज़मीन को लीज पर नहीं दे सकते और बेच भी नहीं सकते, बेच तो नहीं सकते, यहाँ तक कि लीज पर भी नहीं दे सकते। तो एक लूप होल है जिसे हम गिफ्ट डीड या फिर दान पत्र कहते हैं। अच्छा। तो इसका प्रयोग करते हुए न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि हिंदुओं ने भी और अन्य धर्म के लोगों ने भी इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर आ बसा है। तो इस सिलसिले में सिर्फ मुसलमानों को ही दोषी ठहराना
ये गलत बात है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि ये दानपत्र से जो जमीन लिया गया है, लूप होल कह लीजिए एक तरह से है ये, तो इसका फायदा उठाते हुए जो जमीन लिए हैं, इसमें भी बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, वो तो घुसपैठिए है ही नहीं। बिहार से, बंगाल से लोग आके यहाँ शरण लिए हैं, और संथाल परगना से भी या फिर झारखंड से भी दूसरी जगहों से लोग आकर के यहाँ बसे हैं। और इसका कुछ हद तक उपयोग, ऐसा नहीं कि व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया गया है, कुछ हद तक जरूर किया है, लेकिन इसमें सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करना ये गलत है। इसमें भागीदारी हिंदू भी हैं और अन्य धर्म के लोग भी हैं। एक बार फिर जो है सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया गया है, जबकि हर कम्युनिटी, इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी बिल्कुल भी जो ताल्लुक जगह नहीं मिल गई उसने वो हासिल करने की कोशिश की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला हमारा सवाल है कि ये जो मुद्दा है ये आदिवासियों का और मुसलमानों का है। तो एक कहावत है, मेरे ख्याल से मैं भूल रहा हूँ, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये बीजेपी को इससे क्या लेना देना है? अगर आदिवासियों में से किसी ने सवाल उठाया इस पर? देखिए, इसमें नेताओं में से, आवाज उठाने वालों में से, जहां तक मैंने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी, इसी तरह अनंत ओझा जो कि बीजेपी के लीडर हैं, बाबूलाल मरंडी भी बीजेपी के नेता हैं, इसी तरह आपके निशिकांत दुबे, इसी तरह अमर कुमार बावरी बीजेपी के नेता, और जितने भी आवाज उठ रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में जो आवाज उठाया एक आदिवासी, शायद वो चंपई सोरेन आदिवासी हैं, उम्मीद है, तो अभी हाल फिलहाल में जो उनकी आवाज उठी, तो वो भी पार्टी, जब उनकी पार्टी में गए, बीजेपी में गए, तब ये आवाज उठा रहे हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये आवाज उठ रही है ये बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। हिंदू भाइयों को भी चौकन्ना हो जाना चाहिए कि इस मसले में आप भी फंसेंगे। अगर वो लैंड जिहाद नाम लेकर के मुसलमानों को फंसा रहे हैं, और खुदा ना खास्ता अगर सर्वे हो गया तो पकड़े तो सभी जाएंगे, और हम चाहते हैं कि सर्वे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुसलमान कम ही होंगे मेरे ख्याल से, बिल्कुल कम है, मुसलमान कम होंगे। अब पूरे संथाल परगना में होना चाहिए अगर सर्वे होगा तो। अभी हाल ही में ऑफिशियल लेटर जारी हुआ था उपायुक्तों के जरिए से, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पाकुड़ जिला में, पाकुड़ विधानसभा में कोई भी घुसपैठिया नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर नहीं है तो फिर इतना शोर शराबा क्यों? देखिए, इसके पीछे सबसे पहले तो आवाज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनकी हुकूमत रही है यहाँ पे, उनकी सरकार थी 2014 से 2019 तक, उस मौके पर तो उन्होंने आवाज बिल्कुल भी नहीं उठाया। अभी आवाज उठा रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो मैं आपको बताऊंगा, जो मुझे लग रहा है, वो ये कि सामने इलेक्शन है, जिसमें वो क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है और संथाल परगना में मुसलमानों की भी एक अच्छी खासी संख्या मौजूद है। तो एक जैसे कि डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज़ों का जो अपना नारा था, या फिर उनका जो शेवा था, डिवाइड करो रूल करो, तो वो यहाँ पर आदिवासी और मुसलमानों के बीच में दरार डालना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर आदिवासी और मुसलमान लंबे समय से यहाँ पर मिलजुल कर रह रहे हैं, बहुत मिलजुल कर रहे हैं पुराने समय से, लेकिन यहाँ पर आदिवासी और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं, और इससे वो अपना राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहते हैं। एक और मकसद है मुसलमानों से नफरत। ये जैसा कि मुसलमानों के बारे में गलत फहमियां फैलाना चाहते हैं, एक खलनायक के रूप में पेश किया जाता है मुसलमान को ऐसे मामलों में। तो कई कारण हो सकते हैं और भी, लेकिन बुनियादी जो कारण है वो ये कि वो इलेक्शन में राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहते हैं और मुसलमान और आदिवासी के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं। एक और आरोप लगता है, लव जिहाद वाला आरोप, कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक आदिवासियों से मुसलमानों की शादी करने की बात है, तो यकीनन शादी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, बल्कि हिंदुओं ने भी आदिवासियों से शादी किया है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए शादी किया है। इसके बहुत सारे उदाहरण सामने मौजूद है। एक पोस्ट भी व्हाट्सएप फेसबुक में वायरल हो रहा था, काफी वायरल हुआ था, आप लोगों ने, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों कि मुसलमान आदिवासी से शादी कर रहे थे, इसको लव जिहाद का नाम दे दिया। बहुत सारे हिंदू भी तो कर रहे हैं। एक दुमका में
एक प्रिंस लॉ हसदा कह करके एक लेडी का इंटरव्यू लिया गया जिसका हस्बैंड मुसलमान है। हाँ। तो उससे पूछा कि आदिवासी लोग मुसलमानों से शादी क्यों कर रहे हैं, या फिर मुसलमान आदिवासियों से शादी कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई आपत्ति है या नहीं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जब हुई है शादी तो फिर निभाना पड़ेगा। उसने ये भी कहा अपनी बात के दौरान कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुओं ने भी आदिवासियों से शादी की है, लेकिन उस रिपोर्टर ने सिर्फ इसी को टारगेट किया कि हाँ मुसलमानों से शादी हो रही है। और उस लेडी ने, वो खुद आदिवासी है वो लेडी प्रिंस लॉ हसदा, लेकिन उसने जो कहा कि हिंदू भी शादी कर रहे हैं आदिवासियों से, इस बात को उसने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो समझ में बिल्कुल आ रहा है कि हाँ क्या मकसद है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इससे ज्यादा बिल्कुल। कुछ नहीं। अगर सच्चाई चाहिए तो वो सर्वे कर ले, जितने लोग ओहदे पर बैठे हुए हैं, पदाधिकारी है, वो जो है उनकी बीवियां क्या क्या है, आदिवासी है या नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, शादी कर लेते हैं और उसके बाद खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं और बराए नाम उसको आदिवासी के नाम पर वो सीट जो है उसको बिठाया जाता है। खैर, आप जो है दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ की सच्चाई को सामने ला रहे हैं, लेकिन मीडिया में हम जब देखते हैं तो किसी एक कम्युनिटी को ही टारगेट किया जाता है। आखिर ये दोगलापन क्यों है, मतलब क्या वजह है इसकी कि एक कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट किया जाए कि उसको घुसपैठिया करार दिया जाए? मीडिया वालों के बारे में आपको क्या ही बताएं। देखिए, मैं उनकी कई वीडियोस देख रहा था कुछ दिनों पहले। मैं देखने लगा तो फिर स्क्रॉल करते चला गया। शायद ये राजमहल या किसी और जगह की वीडियो हो सकती है, लेकिन साहिबगंज की वो वीडियो थी। नाव से कुछ लोग आ रहे हैं जी। और कह रहे हैं कि ये देखिए बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस गए हैं, नाव से आ रहे हैं, वो देखिए हमारे कैमरे की तरफ भी देख रहे हैं। डिफेंस सिस्टम बहुत जबरदस्त है हम ये कहना चाहते हैं कि भाई तुमको जब साफ साफ मालूम है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए दाखिल हो रहे हैं, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? फौरन पकड़े जाते। बिल्कुल। इसी तरह एक और, मतलब वो लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग। एक आदमी से कॉल में बात कर रहे हैं, मुस्लिम लड़का होता है, मुझे तो ये प्री प्लान लगता है। हाँ। और बात कर रहा होता है कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने, वो असल में ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अच्छा अच्छा। वो बात करने की कोशिश करते हैं और फौरन मान जाते हैं सामने वाला कि हाँ आप आइए, आधार कार्ड बना देंगे, हाँ 1,000 रुपया लाइए, आधार कार्ड आपका और जो जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनवा देंगे। फिर उसके पास जा करके बनवा भी लिए, उसको वीडियो में शेयर भी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा फ्रॉडी आपके सामने मौजूद है, आपने उसके बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया पुलिस को? जाहिर सी बात है प्री प्लान है और सिर्फ सोची समझी प्लान है और बदनाम करने के लिए है एक कम्युनिटी को। इसी तरीके से उनका ये कहना है कि यहाँ के लोग बांग्लादेशी गाना सुनते हैं। अच्छा। बांग्लादेशी गाना सुनते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हों। अब बताइए, अगर कोई अंग्रेजी गाना सुनता है, इसको हम वेस्टर्न घोषित कर दें? तो बड़ी अजीब बात है ये सब। इसी तरह वो लोग ये भी बोलते हैं, और देखिए मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूँ कि ये बीजेपी का एजेंडा है, क्योंकि वो मीडिया वाले ये भी कहते हैं कि देखिए बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं और साहिबगंज और पाकुड़ में बस जाते हैं और यहाँ के मुसलमानों को बीजेपी को वोट करने से रोकते हैं। वाह ऐसा मतलब बीजेपी को वोट करने से रोकते हैं। इतने पागल हैं। तो ये मीडिया वालों का मतलब कितना बायस्ड है, आप समझ लीजिए। एकदम एक तरफा बात करते हैं और टारगेट करके बात करते हैं। चलिए, ये तो जग जाहिर है, और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ इस इलाके की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जब भी ऐसा कोई टॉपिक आया उसमें उन्होंने दोगलापन का मुजाहरा किया अच्छे अंदाज में। अगला आरोप है कि यहाँ के लोग बंगला जबान बोलते हैं, बंगला भाषी लोग हैं, तो इसलिए लगता है कि ये बांग्लादेश से आए हैं और अपनी जबान को साथ लेकर के आए हैं, इसलिए बंगला में बात करते हैं। क्या ख्याल है आपका? ये भी एक बिल्कुल भोंडी सी बात है। अब बताइए, पश्चिम बंगाल में पूरे राज्य में बांग्ला भाषा बोली जाती है, अब हम पूरे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशी घोषित कर दें? ये तो हमारे जो युवा नेता तनवीर आलम जी हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। तो और हमारे जो पूर्व विधायक अकील अख्तर साहब हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई साबित कर दे कि यहाँ पर एक भी बांग्लादेशी है तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो हमारे नेता, इन्होंने अच्छा रोल अदा किया है इस मामले में। सही। तो उनका वो कहना कि बांग्ला भाषा बोलने की वजह से हम उसे ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेशी हो सकते हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल के बारे में क्या राय होगी?
आसाम में भी कुछ लोग बंगला बोलते बांग्ला हैं, बोलते हैं। और भी बहुत सारे इलाकों में बंगला बोला जाता है। उड़ीसा की कुछ जबान, कुछ लहजा है बंगाली जैसा है। खैर, और एक आरोप है कि साहिबगंज और पाकुड़ में मस्जिदों और मदरसों की तादाद लगातार बढ़ रही है, तो इसमें बांग्लादेश की कोई चाल है? वहाँ के लोगों ने आकर के मदरसा बनाना शुरू किया, या क्या सच्चाई क्या है इसमें? इस बारे में भी वो लोग बड़े ज़ोरों शोर से आवाज़ उठाते हैं। उनका कहना है कि साहिबगंज और पाकुड़ में हम्म, कुल मिलाकर 250 से भी ज़्यादा मदरसे हैं, हम्म, और मस्जिदों की भी संख्या काफ़ी तादाद में बढ़ी है। तो इसको भी वो लोग टारगेट करते हैं, इतनी मस्जिदें कैसी बढ़ी, तो मदरसे क्यों इतने बढ़ गए। तो हो सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं और फिर उन्होंने ये सब किया है। तो देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए तो नहीं है, क्योंकि हमारे सारे संथाल परगना के जितने भी उपायुक्त हैं उन्होंने बता भी दिया है, क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन हम मस्जिद और मदरसों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 250 मदरसा, जो कि हमारे रिसर्च नहीं है, उनकी रिसर्च है, 250 मदरसे हैं। इनमें से बमुश्किल आपका जो हमारे नॉलेज के मुताबिक कितने फजीलत तक की पढ़ाई होती है? मुश्किल से 8-10 भी नहीं होंगे। जी, मुश्किल से 8-10 है, जिसमें कंप्लीट कोर्स कोर्स होता है, होता वरना है सब बच्चों के लिए, छोटा छोटे छोटा है। बच्चों के लिए, और वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गरीब जहाँ बच्चे पढ़ते जिनके हैं। पास फीस नहीं होती है, तो चंदा करके उनको पढ़ाया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी तहकीक के मुताबिक वो 250 मदरसे हैं पूरे पाकुड़ और साहिबगंज में, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, तो फिर ये बहुत ही कम है। और भी ज़्यादा होने चाहिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, उन्हें अपना शिक्षा हासिल करने की पूरी आज़ादी है। तो 250 तो बहुत कम है, ज़्यादा होने चाहिए। और बिल्कुल, असल में मानसिकता ऐसी बनी है कि मदरसा है जी तो कुछ गलत शिक्षा शिक्षा दे रही है। बिल्कुल, जो कि सरासर गलत है। वो आके बहुत सारे मदरसों में चेक भी करके जाते हैं बीच बीच में। दूसरी बात, मस्जिदों की बात, मस्जिदों की संख्या क्यों बढ़ रही है? देखिए, मैं जहाँ से हूँ, तो मेरे यहाँ जब हम छोटे थे, 8-10 साल के थे, 10 साल के थे, तो उस समय तक हमारे यहाँ सिर्फ एक ही जुमा की मस्जिद थी, ठीक। और उसमें भी तकरीबन 1/3 लोग मस्जिद से बाहर नमाज पढ़ते थे। लेकिन अभी 4 मस्जिदें हैं जुमा की, और यहाँ पर बाहर से कोई भी आदमी आकर के नहीं बसा है। तो जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ मस्जिदों की संख्या बढ़ना, मदरसों की संख्या बढ़ना, शिक्षा संस्थानों का बढ़ना, और इबादत गाहों का बढ़ना, पूजा स्थल का बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये सब आवाज उठाना उनकी गंदी मानसिकता को मंदिरों के दर्शाता बारे में भी ये बात कही जा सकती है। बिल्कुल। कितने मंदिर थे, है। कितने मंदिर हैं? 20 साल पहले कितने मंदिर थे, और आज अभी कितने कितने मंदिर हैं? हैं? आप सिर्फ मस्जिद को, मदरसे को टारगेट करेंगे तो आप चर्च को भी लाइए, शुमार कीजिए। शुमार कीजिए, इसी तरह मंदिरों को भी शुमार कीजिए। शाखाएं कितनी लगती है आरएसएस की, उसको आप शुमार कर सकते हैं। और मिशनरीज क्या कर रही हैं, ईसाई मिशनरीज क्या कर रही हैं संथाल की बस्तियों में, उसको भी शुमार कीजिए। तो असल में जो है मुसलमान और आदिवासियों को लड़ाना ही मकसद है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, आदिवासी और मुसलमान संघर्ष जैसा ऐसा कुछ ये लोग मतलब उबालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सारे सवालात के जवाब दिए। मैं आखिर में अपने दर्शकों से, ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगा कि ये कम्युनिटी एक मजलूम कम्युनिटी है, इसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। आपको अगर यकीन नहीं आता तो वहाबी मूवमेंट के बारे में जो W हंटर ने किताब लिखी, इंडियन मुसलमान्स, इसमें पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि इस कम्युनिटी ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की है। इस वहाबी मूवमेंट को रोकने के लिए अंग्रेजों ने 5 मुकदमे कायम किए थे, उसमें से 2 मुकदमे इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। यानी पूरे इंडिया में 5 मुकदमे कायम हुए, तो 2 मुकदमे यहीं पे कायम हुए, एक मालदा में और एक राजमहल में, जो यहाँ के आदमी को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा हुई है। अमीरुद्दीन मंडल और इब्राहिम मंडल, इन सब के नाम को भुला दिया गया और सम्मान पाना चाहिए था। एक पार्क आपको इस कम्युनिटी के नाम से नहीं मिलेगा, या इसके जो योद्धा थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके नाम से आपको एक पार्क नहीं मिलेगा, एक स्कूल नहीं मिलेगा, एक कॉलेज नहीं मिलेगा, एक बस्ती का नाम नहीं मिलेगा। यानी जहां पे सम्मान पाना चाहिए था, आज उनको बताया जा रहा है कि तुम घुसपैठी हो, जिन्होंने अपने लैंड की रक्षा की, अपनी जमीन की रक्षा की, अंग्रेजों से लड़ाई की, अपनी शहादत दी, कुर्बानियां दी, उसके बावजूद उस पर यह आरोप लग रहा है कि तुम जो है बाहर से आए हो। अजीब विडंबना है, अलमिया है। तो अब क्या कर सकते हैं, शेरशाहबादी सर्टिफिकेट के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, लेकिन जो हक है वो नहीं मिल रहा है। तो जो मजलूम कम्युनिटी है, उसको जो राजनेता लोग हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि जो जनता जिस चीज से पीड़ित है, उस चीज से उसको मुक्ति दिलाई जाए और उसके कल्याण की कोशिश की जाए, ना कि बचपना, ये सब बचपना किया जाए और लोगों को बांटने का काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।